हाँ, कितने अंजलि हैं? 1 2। अरे क्रिश, उड़ के दिखाओ। तो जोक तो उड़ते हैं। ऐसे शक्तियों का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी तीनों को मैं जानता हूं। प्रशांत, अरे तेरी, बढ़िया। जय और गणेश, श्याम, कौशिक। कौशिक सरनेम भी तो होता है यार। आपका नाम कौशिक? अच्छा, गौरव, नहीं बताओगे नाम? प्रशांत, भरत दीक्षित मेरा फ्रेंड का नाम है, भरत दीक्षित। दीक्षित भी सरनेम होता है। कमाल है यार। प्रवीण, गौरव, अंकित, इन दोनों को मैं जानता हूं। चलो भाई, तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम देखो, वैसे हमेशा चालू तो बायोमॉलिक्यूल्स से करता हूं मैं। तो जो चैप्टर हम आज चालू करेंगे वो है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, बायोमॉलिक्यूल्स। और जल्दी नहीं आ गए आप लोग? थोड़े आगे आ जाओ यार, उधर जगह नहीं, आगे आ जाओ। भाई बायोमॉलिक्यूल्स चालू करने का या पहले पढ़ने का एक कारण है। अगर अपन बायोलॉजी को अंग्रेजी भाषा माने, ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई भी चैप्टर आपको समझना हो या उसका बेस तैयार करना हो तो क्या जरूरी होता है? बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो या कोई भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका बेस हमेशा क्या रहेगा? बायोमॉलिक्यूल्स ही रहेगा। तो हां, रिप्रोडक्शन में लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन का पार्ट नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे को करा देंगे। आज मुझे झेल लो, आज और कल भी झेल लेना, 2 दिन। नहीं आएंगे? आप बुलाओगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा था। बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स बताओ मुझे पहले आप लोग। अमीनो, मतलब अपन देखो क्या है, सबसे पहले तो मतलब ऐसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोलॉजी नीड्स टू बी प्लेड विथ, खेलो, ठीक है ना। यहां पर मतलब ऐसे इमेजिन करो, जो आपको चीजें पसंद है ना, मतलब जिसको म्यूजिक सुनना पसंद है तो बायोलॉजी को म्यूजिक बना लो, जिसको स्पोर्ट्स पसंद है तो बायोलॉजी को स्पोर्ट्स बना लो, जिसको नींद लेना बहुत पसंद है उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। बाकी जनरली अगर आप इंजॉय करोगे ना, तो अगर आप इंजॉय करोगे इस सब्जेक्ट को तो वो प्रेम भी बना रहेगा, द लव विद द सब्जेक्ट बना रहेगा, और ऐसे बोझ नहीं लगेगा कभी भी। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स रैंडमली आपको जो उदाहरण दिमाग में आता है मुझे बताओ। एक आया अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, शुगर्स, बिल्कुल सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब आप इसको अपन थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करें या अपन इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में 4 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या आते हैं मेरे पास? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर मैंने ले लिया लिपिड्स, और मैंने ले लिया न्यूक्लिक एसिड्स। आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे बायोमॉलिक्यूल्स के नाम लिए, लेकिन डीएनए आरएनए किसी ने नहीं लिया। तो डीएनए आरएनए भी क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। तो मोटा मोटा तौर पर जितने बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स आपने बोले, जैसे फैट्स बोला किसी ने, तो फैट्स किसके अंदर आएंगे? लिपिड्स। आप लोगों ने शुगर्स बोला, पॉलीसैकेराइड्स बोला, वो सब किस में आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। विटामिन अलग, विटामिन की कैटेगरी अलग है। अगर आप लेना चाहें तो 5वीं कैटेगरी विटामिन की ले सकते हो। बट विटामिन ना प्रोटीन्स है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है, ना लिपिड्स है, ना न्यूक्लिक एसिड्स है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी है। बायोमॉलिक्यूल में आप वाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वाटर ऐड करोगे तो फिर इनऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि देखो हर में कार्बन है। न्यूक्लिक एसिड्स हो, लिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सारे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। विटामिन भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। अगर एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल पूछ लिया जाए तो वाटर है।
बाकी प्रोटीन, एंजाइम्स किसी ने बोला था, तो एंजाइम्स भी केमिकली, अब आपको इमेजिन, मतलब आप जब आप एंजाइम्स भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो एंजाइम्स भी केमिकली तो क्या है, प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स बोला आपने, तो अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। शुगर्स भी अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोटा मोटा तौर पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये बेसिकली 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब क्वेश्चंस की बात करें एक एक करके, तो देखो पहले तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक लिविंग सिस्टम, अब मैं लिविंग सिस्टम की बात करूं या सेल की बात करूं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या है? आप सोचो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, शरीर में 70 से 80% क्या होता है, तो फिर वो क्यों नहीं है सबसे अबंडेंट? मैंने थोड़ी पूछा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, मैंने पूछा एक लिविंग सेल में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या है? आंसर पानी आएगा। अब पानी में कार्बन नहीं लिखा तो मैं दूंगा, पर पानी इनऑर्गेनिक है, तो अब सवाल आ जाए कि लिविंग सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन्स। एनसीईआरटी में एक चार्ट है जिसमें परसेंटेज ऑफ सेल्यूलर मास है, तो पानी 70 से 90% है, उसके बाद प्रोटीन्स 10 से 15% है। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सेल, इन अ लिविंग सिस्टम, क्या आंसर होगा? प्रोटीन्स। अब एक और चीज, सवाल आ जाए पूरे बायोस्फीयर में, मतलब अब सिस्टम के बाहर पूरे जैव मंडल में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अरे वाह शाबाश, सेल्यूलोज। जिस पेपर पे आप लिख रहे हो वो किससे बना है? सेल्यूलोज। लकड़ी हम यूज करते हैं किससे? सेल्यूलोज। कॉटन आप यूज करते हो, सेल्यूलोज। दुनिया के जितने प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल, सेल्यूलोज। तो सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरे बायोस्फीयर में क्या होगा? सेल्यूलोज। तो शुरुआत जब अपन नोट्स की बनाएंगे, ये ठीक है, शुरुआत में मैं यहां पर 4 टर्म्स लिख रहा हूं। पहला तो मोस्ट abundant organic compound in the biosphere, क्या आंसर करोगे? बायोस्फीयर है, सेल नहीं है। जैसे ही बायोस्फीयर आ गया, आंसर आ गया सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज है क्या? इनमें से क्या है? शाबाश, सेल्यूलोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। फिर मैंने यहां पर मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन अ सेल या लिविंग सिस्टम, तो आंसर क्या हो गया? वाटर। कितना? 70 से 90%, लेकिन वाटर इनऑर्गेनिक है। और तीसरा फीचर मैंने यहां पे ले लिया, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद इन अ सेल या लिविंग सिस्टम, तो आपके पास क्या हो गया? प्रोटीन्स। और कितना परसेंट? 10 to 15%। नोट कर लो। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोस्फीयर में, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल सेल या लिविंग सिस्टम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट या अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद इन अ सेल। अरे 11वीं में पास तो हो गए सब? सब आ गए ना 12वीं में? बढ़िया, पास जरूरी है, नंबर के लिए कोई मतलब नहीं।
सब आगे 12वीं में? बढ़िया। और जो 12वीं में थे सब आगे आगे मतलब? चलो बढ़िया, ये बढ़िया चीज है यार, सब थोड़ी आ पाते हैं। शाम को क्या चल रहा है? अरे क्लास तो चल रही है, टॉपिक क्या चल रहा है? ओह मेरे से शाम को चली क्लास, सो फनी। टॉपिक क्या चल रहा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है। कहाँ तक पहुंचे? यार मेरा अभी थोड़ा शाम का शेड्यूल बिजी रहता है, मेरी 2 बजे से 7 बजे तक वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अभी सुबह फ्री हूं मैं, और महीने भर बायोटेक्नोलॉजी मैं कराऊंगा आप लोगों को। मतलब आपका जेनेटिक्स हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी पन करेंगे। ये लिख लिया सबने? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोस्फीयर में सेल्यूलोज है, मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल सेल लिविंग सिस्टम में वाटर, और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद इन सेल प्रोटीन्स। अब वो एनसीईआरटी वाला चार्ट बनाएंगे। ये डन सबने? आगे ले लूं तो वो चार्ट क्या है आपके पास? यहां पर मॉलिक्यूल्स और यहां पर परसेंटेज सेल्यूलर मास। वैसे आपको सर ने बता ही दिया होगा, बट एंट्रेंस के लिए, नीट हो या कोई भी एग्जाम की एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, 3 या इनफैक्ट 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्लासरूम के नोट्स, इसके अलावा आपको थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई दुनिया में कोई दूसरी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई इधर से देखने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी के लिए आपके पास ये क्लासरूम के नोट्स होंगे और एनसीईआरटी होगी। तीसरी चीज आपको थ्योरी के लिए नहीं पढ़नी, ठीक है? तो थ्योरी के लिए आपके पास नोट्स हो गया और एनसीईआरटी हो गया। ये आपके लिए अभी बाइबल, कुरान, जो आपको मानना चाहो, गीता, और भी कोई है तो बता दो। मैं तो नास्तिक आदमी हूं, इसलिए एथिस्ट हूं, इसलिए मेरे को नहीं, मतलब जो भी आपको लगता है ग्रंथ काम के हैं आपके, आर्चीज लगता है किसी को, वेद, हाँ, या वो टिंटिन, या वो अब कौन सी आती है हमारे टाइम में, टिंटिन पढ़ते थे हम। नहीं, ऐसे कॉमिक बुक्स क्या पढ़ते थे? नागराज आती थी हमारे टाइम में। आपके टाइम में आती थी नागराज? तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने? सुपर कमांडो ध्रुव? नहीं, यू नॉट बीन। तो आप लोग कहां पे? नैन्सी ड्रू, चंपक, हाँ, एक वो बिल्लू था, पिंकी और बिल्लू, अभी भी आते हैं, अभी भी आता है वो, जिसके एक आंख ही दिखती थी, एक आंख बाल से, मतलब वो कार्टून वाला अजय देवगन था, चाचा चौधरी। मतलब थ्योरी के लिए आपको नोट्स और एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करने के लिए एक बुक होनी चाहिए, यहां से भी मिलता होगा आपको, और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक के लिए एक बुक, अगर आप डॉक्टर अली आपके पास है तो डॉक्टर अली है, एमटीजी की है तो एमटीजी रखो, कोई भी एक बुक, एनी वन बुक, और वो भी प्रैक्टिस के लिए। देखो फिजिक्स और बायोलॉजी डिफरेंट है। फिजिक्स और बायोलॉजी डिफरेंट क्यों है? फिजिक्स में जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, बायोलॉजी उल्टा है। बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है? हमेशा ना बायोलॉजी और फिजिक्स ऑपोजिट चलता है। फिजिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। एक कॉन्सेप्ट के 10, 50, 100 सवाल करोगे तो और बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि थ्योरी तो आती नहीं है, सवाल करने बैठ जाओ। सवाल करने से थ्योरी याद नहीं होगी। थ्योरी स्ट्रांग होगी, समझ आएगा, मजा आएगा, तो अपने आप जवाब हो जाएंगे। तो वो उल्टा चलता है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना है, और टेस्ट आप दोगी चौथी टेस्ट। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल रखना, टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी, क्लासरूम के नोट्स, एक क्वेश्चन बैंक करने के लिए बुक, और टेस्ट्स। और टेस्ट्स किस लिए देता है आदमी? पता नहीं। टेस्ट पहला सुनो, नहीं, मतलब आप क्या सोच रहे हो पता नहीं, मुझे तो पता है किस लिए। अगर आप लोग टेस्ट नंबर लाने के लिए दे रहे हो तो वो गलत ऑब्जेक्टिव है। हम लोग टेस्ट नंबर लाने के लिए नहीं देते। नंबर आप कम लाओ, ज्यादा लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यू स्टार में आपको ऐसा फोटो वोट आ जाता है, अलग बात है। बाकी इवेंचुअली टेस्ट इसलिए हैं कि आप ये देख सको कि आप गलतियां कितनी कर रहे हो। टेस्ट नंबर लाने के लिए तो है ही नहीं, कितने नंबर ला रहे हो, कितने आगे आ रहे हो, कितने आपके आगे हैं, कितने आपके पीछे, इररिलेवेंट है। आप टेस्ट सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि आप ये देख सको कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, ठीक है ना? जीवन में गलतियां करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा तो सिस्टम क्या है कि बड़ा अजीब है,
सिस्टम फ्लॉड है, क्योंकि हमारा सिस्टम गलतियों को पनिश करता है। और गलती की, जा मुर्गा बन जा। अरे तो गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? करो। इसलिए कह रहा हूं, इन टेस्ट में भी घबराओ। सर मैंने टेस्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर तैयारी नहीं थी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्यों नहीं दिया टेस्ट? सर तैयारी नहीं थी। अरे हमारा उद्देश्य नहीं नंबर लाना, हमारा उद्देश्य है कि मुझको टेस्ट करना है मेरी इंटेलिजेंस। भगवान ने ये कान के बीच में जो दिए ना चीजें, चश्मे नहीं, कानों के बीच दिमाग दिया है भगवान ने, उसको ट्रस्ट करना सीख लो। क्योंकि जो आपका पोटेंशियल है वो आपको भी नहीं पता, आप भी वो शक्तिमान हो अभी तक, मतलब जिसको रियलाइज नहीं हुआ है कि वो शक्तिमान है। ठीक है ना? ईमानदारी से बताओ, जो भी टेस्ट अगर आपने दिए हैं अभी एक दिन पहले, या 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की एग्जाम से पहले पढ़ के दिए? सबको पता है। कोई ऐसा, हम सब कंसिस्टेंटली नहीं पढ़े साल भर, एग्जाम से पहले पढ़े और 70, 75, 80, 85%। तो पोटेंशियल आपको पता है, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो और 75% नंबर ला रहे हो, तो साल भर मेहनत कर ली तो फाड़ दोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पोटेंशियल, ये यहां पर जो बैठा है इसको ये दिल ही नहीं देता, सर इसलिए मेरी तैयारी नहीं है सर, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा, ये मैं नहीं सुनूंगा। टेस्ट में दे रहा हूं, और नंबर मैं कभी पूछता ही नहीं किसी से। मैंने आज तक किसी से नंबर नहीं पूछे ना, मेरे को फर्क पड़ता है नंबरों से। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, आप एंजॉय कर रहे हो इस फेज को या नहीं? क्योंकि ये जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन है ना, ये आपको आगे जीवन में काम करेगा। क्योंकि सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हो बहुत अच्छी बात है। हां, दुनिया में सारे सक्सेसफुल आदमी सब एंट्रेंस सिलेक्टेड है क्या? 10% भी नहीं है। समझ रहे हो? तो एंट्रेंस, इसका मतलब ये नहीं सर हम तो एंट्रेंस करेंगे ही नहीं, डोंट, मतलब ये उल्टा पता चला कि सर एक दिन आया और हमको उल्टा चीज से लगे। द पॉइंट इज, गेटिंग सिलेक्टेड इज अ गुड थिंग, नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इज अ गुड थिंग ओनली इफ यू बीन ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ठीक है ना? ईमानदारी अगर आपने की, ईमानदारी से मेहनत की और सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो कभी आपको दुख नहीं देगी जीवन में और असफलता नहीं देगी। बेईमानी की साल भर और सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यहां पर ऐसा कोई है क्या जो जैसे, मतलब जो ऐसे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जिनका वेल्थ है घर में पापा मम्मी का, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर मैं कौन होता हूं बोलने वाला? लेकिन हम लोग सब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। पापा मम्मी सर्विसेज में हैं या छोटा मोटा बिजनेस है और एम्बिशियस हैं, तो ठीक है ना? तो हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है 1000 करोड़ 200,000 करोड़ 3000 करोड़ का फंड भी नहीं आ रखा कि कुछ भी नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसमें पहली चीज है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट, यू कैन बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप रहती है और आदत बन जाती है। मतलब अगर आप महीना भर किसी से सच बोलोगे तो फिर आपको झूठ बोलने में प्रॉब्लम आएगी, और आप झूठ ही बोलते रहोगे तो सच नहीं बोला जाएगा। तो ये आदत होती है। ऑनेस्टी इज अ हैबिट जो आप एक्वायर कर सकते हो धीरे धीरे। दूसरा है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आदमी में तभी आती है जब वो जो वो कर रहा हो उसमें मजे आए, नहीं तो आप कंसिस्टेंट नहीं ला सकते। मेरे को ऐसे बॉडी बनाने का शौक है तो मैं जिम रोज जाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार चल जिम चलते हैं, तो मैं 2 दिन जाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे को अगर खुद अच्छा नहीं लगेगा तो उसको मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाऊंगा। और लोग इसको क्या करते हैं, लोग इसको इंटेलिजेंस के प्रोपोर्शनल कर देते हैं। इसके नंबर नहीं आ रहे, ठोट है, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ जज करती है। इसके नंबर नहीं आ रहे, ठोट है, इसके नंबर आ रहे हैं, ये होशियार है। उनको ये पता ही नहीं कि उसको उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको ये पता ही नहीं है कि उसको ये करना है कि नहीं करना, उनको ये पता ही नहीं है कि वो आगे क्या करना चाहता है, उनका फील्ड क्या है। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है जो सोसाइटी को देखना भी नहीं चाहती, और हम लोग उनको दिखाने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए, जिनको फर्क भी नहीं पड़ता, उसके लिए वो चीज करते आ रहे हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, द पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंजॉय योरसेल्फ। क्लास में आ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें ऐसे दिल से करो और खुश रह के करो। खुश रह के नहीं करोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। और बॉडी लैंग्वेज बड़ा, यार देखो इतने स्मार्ट सुंदर चेहरे हैं आप लोगों के। आधे लोग 10:15 बजे 11 बजे कब क्लास खत्म हो, भूख लग रही है, 12 बजे भूख लग रही है, और 1:15 बजे खाएंगे कैसे? मोबाइल देखते देखते। भूख लग रही है तो यार मोबाइल छोड़ो यार, आराम से स्वाद सोचो, उसको देखो पहले। सलाइवेशन 11 में पढ़ा था, डाइजेशन, सलाइवेशन इंक्रीज। ये ऐसे, ये बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में जाके हो तो भोजन को ऐसे गार्निश क्यों करते?
तो फिर साइंस है। और हम लोग ऐसे मोबाइल पे देखते थे, टेस्ट बड्स है भी नहीं है, बचे हैं कि नहीं बचे हैं, ग्रुप खा जाते हैं। तो मतलब मैं बहुत बेसिक चीजें एंजॉय करना सको यार। देखो जीवन तो टफ, ऐसे एक कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बनाया है कि जीवन टफ है, एंट्रेंस क्लियर करना टफ है, नीट जेई करने आए हो तो हंस नहीं सकते, हंस गए तो कैसे सेलेक्ट हो गए, खुश हो गए तो कैसे हो गए, सब सब बना रखा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषण तो मैंने दे दिया बीच में। हाँ, यहाँ परसेंटेज ऑफ, मैं बात किस पे कर रहे थे अपन, मैं अलग क्यों गया? अरे पर वो आया क्यों, मैं वहां पे पहुंचा क्यों? हाँ ओके, थैंक यू यार, फॉलो कर रहे हो आप सीक्वेंस। हाँ, यहां पर वाटर परसेंटेज 70 से 90, फिर आपके पास प्रोटीन्स 10 to 15। नेक्स्ट किसको ऐड करूं? चलो ऐड आप करो कार्ब, बाकी परसेंटेजेस में वो नहीं, नेक्स्ट नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट? शाबाश 3। लिपिड्स ले लो 2। न्यूक्लिक एसिड इनसे ज्यादा आता है 5 से 7%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, और फाइनली आयंस। तो क्वेश्चन में आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आ सकते हैं नीट में, कि बायोमोलिक्यूल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग में वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आयंस बना लो। वो लिखा हुआ है ना? हाँ तो ठीक है। ये क्लास अपने कितने घंटे की? 1 घंटे की होती है। हाँ तो 11:45 से 12:45 1 घंटा ही हुआ। कोई पैरेलल यूनिवर्स में पता नहीं कितना होता हो। 1। ये मैंने बिंदियां क्यों लगाई है यार? ठीक है, तो अब अपन इस पूरे चैप्टर में एक एक बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में क्या क्या मालूम है? उदाहरण भी बता सकते हो, फीचर्स। अगर प्रोटीन्स के बारे में जो आपको मालूम है। ये गलत, नहीं 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 नहीं, ये मतलब आपने, प्रोटीन्स नॉर्मली एनर्जी नहीं देते। आप सोचो, 1 मिनट सोचो, अब आपने अपना डेली लाइफ में अगर आपको प्रोटीन्स एनर्जी देते तो आप सब लोग जो क्रॉस कंट्री में तो भागे होगे, कहीं ना कहीं स्प्रिंट तो किया होगा, कोई मैराथन में गए होगे, साइक्लोथॉन किया होगा, वॉकाथॉन किया होगा। उसमें आपको ऐसे प्रोटीन शेक पिलाते हैं या ग्लूकॉन डी देते हैं? क्यों देते हैं? एनर्जी। प्रोटीन शेक नहीं पिलाते, पनीर वनीर नहीं खिलाते आपको रास्ते में। तो अगर प्रोटीन एनर्जी देते होते तो इन सब में आपको ऐसे प्रोटीन चिकन दे रहे होते या मतलब पनीर दे रहे होते। अगर मतलब प्रोटीन्स एनर्जी नहीं देते, स्टार 1 मिनट, नॉर्मली। लेकिन एक आदमी 10 दिनों से भूखा है, 15 दिनों से भूखा है, 20 दिनों से भूखा है, उसने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खत्म हो चुके हैं, तब फिर प्रोटीन एनर्जी देने में काम करता है। प्रोटीन्स आपके शरीर में रेयर एनर्जी तभी देते हैं जब क्या डिप्लीट या खत्म हो चुके हों कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। बाकी एनर्जी देने में सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स, प्रोटीन्स। इसलिए हम नहीं पढ़ते 8, 9, 10 में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब अब टेक्निकली हम बात करें तो प्रोटीन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर। ये जिम में जाते हैं वो क्या कर, वो पीते हैं प्रोटीन शेक, क्यों? डोले शोले आ सके। प्रोटीन ग्रोथ, तो बॉडी की ग्रोथ, बॉडी का डेवलपमेंट, मसल ग्रोथ चाहिए हो, डेवलपमेंट चाहिए हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एनर्जी नहीं देते, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में काम करते हैं। और शाबाश, अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है, गुड। और पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, शाबाश, गुड।
डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन वाटर ही, डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, रिडंडेंट कहते हैं इसको अपन, नहीं कहते ना, जैसे हम कहते हैं ना देयर इज अ न्यू डिस्कवरी, तो डिस्कवरी न्यू ही होती है, उसके आगे न्यू क्यों लगाना? हाँ, तो न्यू शब्द क्या हो गया? रिडंडेंट। देखो ऐसे सीखने को मिलेगा मुझसे, हाँ ऐसे मतलब काम की चीज हूं मैं, आऊंगा। हाँ और बताओ, चलो पॉलीमर और मोनोमर, ठीक है, गुड, पॉलीमर है, शाबाश। और क्या क्या उदाहरण, और अपने शरीर के प्रोटीन्स के नाम बताओ, चलो अपने शरीर में से खोजो। और कैरेटिन, कैरेटिन कहां मिलता है? नाखूनों में, बालों में, कैरेटिन, शाबाश। एल्ब्यूमिन, एक कोलेजन में, कोलेजन क्या होता है, कहां मिलता है? नहीं प्रोटीन सही, कहां मिलता है? सही, बिल्कुल सही, कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है अपने अंदर। हाँ हाँ, कहां? कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुना है? कब? अभी? कनेक्टिव टिश्यूज अपने शरीर में कहां कहां होती है? एडिपोज टिश्यूज का नाम सुना होगा, बोन्स, कार्टिलेज, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप इमेजिन करो, एक मकान बनता है ना पत्थर और ईंटों से, पत्थर और ईंटों को जोड़ के कौन रखता है? सीमेंट। कनेक्टिव टिश्यू वो सीमेंट है, वो सीमेंट है जो बाकी सारे सेल्स और टिश्यूज को क्या करके रख रही है? जोड़ के रख रही है। तो वो मजबूत होनी चाहिए, सीमेंट मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरों को जोड़ पाएगी। तो कनेक्टिव टिश्यूज में भी क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। और उसको स्ट्रेंथ कौन देता है? कोलेजन। तो कोलेजन एक सीमेंटिंग लेयर है, मतलब एक सीमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए, कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या चाहिए? कोलेजन। सही। एल्ब्यूमिन बोला था, अरे वाह शाबाश। ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है एल्ब्यूमिन, और उसी के जैसा जैसा प्रोटीन एग व्हाइट में मिलता है, एग व्हाइट में जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन, गुड। और फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन किस में काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, गुड। ग्लोब्यूलिन कहां काम करते हैं? डिफेंस, नहीं, ऑस्मोटिक में एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने में एल्ब्यूमिन, डिफेंस में। एंटीबॉडीज का नाम सुना है अपन ने, वो प्रोटीन्स। और कोई? बस नहीं, विटामिन प्रोटीन नहीं। अब अलग, एक तो हंसना नहीं, देखो जीवन में गलतियां करने पर हंसना नहीं, सही बोले अप्रिशिएट करो, गलती करो हंसो मत, फिर वो आदमी को लगता है कि यार फिर मैं नहीं बोलूंगा। हम यहां पर ऐसे गलतियां करने आए। मैं हमेशा कहता हूं टू मेक अ मिस्टेक इज नो मिस्टेक, टू नॉट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स इज अ मिस्टेक। हिस्टोन, शाबाश। कहां? डीएनए के अंदर नहीं, डीएनए को जोड़ा, हिस्टोन, प्रोटीन्स, बताओ। और अब रिलेवेंट देखो, अब अपन थोड़ा सा अपना जो होराइजन है ना वो थोड़ा सा फैलाएंगे। अब अपन ऐसे वो नीच में नहीं, 11वीं में नहीं है, अब हम सब पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जैसे क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन को ऐसे पकड़ के कंडेंस करके रखते हैं। नहीं तो सोचो आप, डीएनए की, अपने ह्यूमन डीएनए की लंबाई कितनी होती है? मतलब यहां से लेकर यहां तक। अरे हाँ, तो मेरा मेजरमेंट थोड़ा है, वैसे मत करो ना, मतलब यहां से लेकर लगभग यहां तक। अब ठीक है, ये 2.25 मीटर लंबा डीएनए है, और कहां पर प्रेजेंट है? जिसकी साइज 10 की पावर -6। क्या फैसिनेटिंग है यार बायोलॉजी। 2.25 मीटर लंबा डीएनए उस न्यूक्लियस के अंदर जो आंखों से देख नहीं सकते आप, तो उसको पैकेज करने में ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन चाहिए, ठीक है। केसिन, पर केसिन अपने शरीर में नहीं है ना, केसिन मिल्क में मिलता है। मैं अपने शरीर, आपके शरीर में और कहां कहां प्रोटीन है? क्योंकि इसकी पूरी टेबल है एनसीईआरटी में। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही, सारे एंजाइम्स, डाइजेशन में काम करने वाले सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स हैं, वेरी गुड। ऐसी कोई एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होती है? अरे वाह, तो मास्क उतार दो थोड़ा यार, यहां पे कोई कोविड नहीं, कोरोना नहीं है, गुड। राइबोजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, किससे बनी है? आरएनए से, वेरी गुड। और शरीर में और कौन सा प्रोटीन? इंसुलिन।
ये इंसुलिन हार्मोन है, सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, हां या ना? नहीं होते, कुछ होते। तो बाकी कुछ क्या होते हैं? कुछ और। सही जवाब, बाकी क्या होते हैं? कुछ और। मतलब आज देखो, मैं पहले सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं अपन क्या क्या है हार्मोन्स सब। ना 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 ना, केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, तो है तो केमिकल, सेल तो नहीं है। तो हार्मोन्स आर केमिकल्स, सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, बाकी आर स्टेरॉइड्स, मतलब लिपिड से बनते हैं, अमीनो एसिड से डायरेक्टली बनते हैं, आयोडो हार्मोन्स। केमिकली हार्मोन्स की 4 कैटेगरीज, प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, स्टेरॉइड्स, आयोडो, 4 कैटेगरीज। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स के, और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, वो सीधे टायरोसिन से बनते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम्स बता दिया अपन ने, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, एंजाइम्स, सारी एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सारी अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, सब आ गई प्रोटीन्स में। और हीमोग्लोबिन, सबसे आरबीसी में लाल कलर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन केमिकली प्रोटीन। बस ये क्या कर रहा हूं मैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन काम करते हैं? एक्टिन, मायोसिन, क्या है? प्रोटीन्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करने वाले एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन्स। मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने वाला मायोग्लोबिन, प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स के बारे में पहली चीज, सबसे डाइवर्स, मतलब सबसे अलग अलग प्रकार के अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे सिस्टम में तो वो प्रोटीन्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स तो लिमिटेड है, शुगर्स होंगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज गिन सकते हो हाथों में, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। लिपिड्स में भी फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, तो उसके डेरिवेटिव्स हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है? डीएनए, आरएनए। हर बायोमोलिक्यूल एक लिमिटेड संख्या में ही मिलता है, लेकिन प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी लाखों में। एंजाइम्स ही इतने तरह की हैं। तो सब मतलब प्रोटीन्स के बारे में 2 फीचर्स, सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल में प्रोटीन्स, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटीन्स। ये पॉलीमर है या मोनोमर है? पॉली, मोनो नहीं, पॉलीमर है। अमीनो एसिड से मिलकर बने। मैंने मोनो सुना, हाँ कोई तो बोला, अब मार्क्स में मेरे को कैसे पता चलेगा? पॉलीमर है, मतलब जैसे अपन ये नहीं बनाते एक सिंपल, यार मैंने एक कड़ी ली, एक और कड़ी ली, एक और कड़ी ली, एक और कड़ी ली, पूरी एक चेन बनाई, तो ये कड़ी क्या है? मोनोमर। और ये पूरी चेन बनी, वो क्या है? पॉलीमर। तो प्रोटीन्स क्या हैं? कोई बोला मोनो, मैं बता रहा हूं, मैं आपसे सुना ना मोनो। आप छुपन छुपाई खेल रहे हो मेरे साथ। प्रोटीन्स क्या है हमारे पास? पॉलीमर्स। और प्रोटीन्स के लिए ये सब क्या है? मोनोमर्स। तो ये मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे या छोटे? बड़े, तो माइक्रो कहेंगे या मैक्रो? तो प्रोटीन्स के बारे में 3 फीचर्स देख लिए, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द बायोस्फीयर। गलत बोला मैं, गलत बोला मैं, हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोस्ट एबंडेंट, बायोस्फीयर होते ही वो सेल्यूलोज हो जाएगा, सेल लिविंग सिस्टम होगा तो प्रोटीन्स। मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पॉलीमर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मेरा एक सवाल है, आयंस को छोड़ दो, वाटर को छोड़ दो, 1 2 3 4 प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें से ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो पॉलीमर नहीं बनाता? शाबाश, गुड। प्रोटीन्स तो खुद पॉलीमर है,
कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीमर रूप पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड खुद पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो कौन पॉलीमर नहीं बनाता? लिपिड्स। बढ़िया, चलो हेडिंग डालेंगे फिर, प्रोटीन्स। ठीक है, पहला फीचर क्या हो गया? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल या लिविंग सिस्टम। दूसरा फीचर मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ लिखना है, लिख मतलब नेक्स्ट पॉइंट। देखो जितना चार्ट के फॉर्म में बनाओगे, जितना फ्लो चार्ट, वो बायोलॉजी वो आदत नहीं है निबंध लिखना है हमको ऐसे 3 नंबर के लिए 10 लाइनें भरनी है, 5 नंबर के लिए 15 2 पेज। पॉइंट्स में याद रखो, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ ताकि ज्यादा याद हो पाए। तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। दूसरा क्या हो गया? मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। तीसरा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल, और ये पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और इनका जनरल फंक्शन क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में भी। बॉडी को मरम्मत करनी होती है, किसी टिश्यू को रिपेयर करना होता है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को नहीं ढूंढता, किसको ढूंढता है? प्रोटीन्स को। रिपेयर में कौन काम करता है? प्रोटीन्स। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स लिखे हैं प्रोटीन्स के। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर सकता हूं मैं। पॉलीमर 2 तरह के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो, अरे शाबाश। तो ये होमो है या हेट्रो है? क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से बने हैं। हेटेरो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हेटेरो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनका जनरल फंक्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट और, मैंने जनरल लिखा है क्यों? स्पेशलाइज तो अलग अलग होते हैं। हीमोग्लोबिन अलग काम करता है, एल्ब्यूमिन अलग काम करता है, फाइब्रिनोजन अलग काम करता है। तो हर प्रोटीन का अपना स्पेशल फंक्शन है, बट इन जनरल प्रोटीन क्या करते हैं? तो इसलिए मैंने ये क्या लिखा है? जनरल फंक्शन। अब प्रोटीन्स पढ़ने से पहले, अब प्रोटीन समझने से पहले अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए? अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन के फीचर तो हमने देखे हैं, लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको किसका फीचर पता होना चाहिए? अमाइनो एसिड्स। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए तो हेडिंग डालेंगे अमाइनो एसिड्स। ये लिख लिया? हटा लूं ये?
अब अमाइनो एसिड्स के बारे में हमको पहला फीचर तो मालूम क्या है कि ये बेसिक यूनिट्स, मोनोमर्स को मैं क्या कह सकता हूं, दे आर द बेसिक यूनिट्स या मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो पहला फीचर अगर है क्या, अमाइनो एसिड्स बेसिक यूनिट्स हैं या मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। आपके 12th में केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स है, तो हम जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें आपका केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे। कुछ आइडिया अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर? सही। तो जनरल स्ट्रक्चर में मेरे पास एक सेंट्रल कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसे कहते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो काफी बार है ना, बायोलॉजी ऐसा है क्योंकि बायोलॉजी लैटिन और ग्रीक से आई है, तो काफी बार जो शब्द या जो टर्म्स होते हैं ना, उसी में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। नाम ही क्या है इसका, कभी भूल जाओ। अमाइनो एसिड मतलब कौन सा ग्रुप होगा? अमाइनो। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन तो होता ही होता है, और एक R या जिसे आप कहते हैं एल्काइल ग्रुप। इस अमाइनो एसिड को हमने कह दिया अल्फा अमाइनो एसिड। अब इस स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? शाबाश। सबसे कॉमनेस्ट मीथेन आपको पता है, मीथेन होता है CH4। तो मीथेन के हाइड्रोजन हटाते जाओ, एक अमाइनो ग्रुप डाल दो, एक एसिडिक ग्रुप डाल दो, एल्काइल ग्रुप डाल दो। तो एनसीईआरटी ने एक पॉइंट भी दे रखा है, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो पहला शब्द हम इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हमको पहला फीचर मालूम चलता है कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स है, पहला फीचर। दूसरा फीचर 20 या 21 या 22 कुछ भी, क्योंकि अभी 21 भी डिस्कवर हो चुका है, 22 डिस्कवर हो चुका है, बट मोटा मोटा 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं तो हर अमाइनो एसिड में ये अल्फा कार्बन होगा, हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होगा, हर अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा। मतलब ये ढांचा तो हर अमाइनो एसिड में सेम है, तो अलग कौन सा है? तो एल्काइल ग्रुप हर अमाइनो एसिड में अलग होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल ग्रुप भी कहेंगे। तो आर ग्रुप को ही क्या कहते हैं? एल्काइल तो है इसका केमिकल नेचर, और हर अमाइनो एसिड में अलग अलग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ग्रुप। बना लो। हाँ अभी वो देखेंगे, अभी अपन इसका चार्ज फॉर्म बनाएंगे, न्यूट्रल बनाएंगे, एसिडिक, बेसिक, सब धीरे धीरे सब। अभी तो मैंने इस पे कुछ नहीं रखा है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। अभी ये न्यूट्रल फॉर्म भी कह सकते हो, पर इसका न्यूट्रल फॉर्म में एक और तरीके से बना सकता हूं। हाँ क्या होता है ये? ज्विटर आयन का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो आप केमिस्ट्री में एक एसिड क्या होता है? शाबाश, जो H+ दे सकता है। अब प्रोटॉन डोनर, मैं प्रोटॉन दे सकता हूं तो मैं एसिड हूं। और बेस क्या होता है? जो ले सकता है। सिंपल सी बात, जो प्रोटॉन या H+ दे सकता है वो एसिड, जो H+ ले सकता है वो बेस। ठीक, सिंपल है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, केमिस्ट्री में या तो कोई मॉलिक्यूल एसिड होता है या कोई बेस होता है। अमाइनो एसिड स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? उसमें प्रोटॉन देने वाला एसिडिक ग्रुप भी है और उसमें प्रोटॉन लेने वाला बेस भी है। मतलब ये एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है। तो ऐसा मतलब बेसिकली ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर भी ऐसे चालू होता है, अमाइनो एसिड भी
तो अमाइनो एसिड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फी का मतलब दो, जैसे एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, एम्बी का मतलब होता है जो दो काम कर सके। तो यहां पर एक अमाइनो एसिड एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है। प्रोटॉन देने वाला प्रोटॉन लेने वाला दोनों ग्रुप उसमें मौजूद हैं, उसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। तो इसका मतलब अगर एक आदमी बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है तो वो ऑलराउंडर है। ये एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है, एम्फोटेरिक। अब आप इमेजिन करो, अभी मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। हाइपोथेटिकली ये अमाइनो एसिड एक साथ दोनों के रूप में काम कर रहे हैं। हाइपोथेटिकली ये अमाइनो एसिड एसिड के रूप में भी काम कर रहा है तो प्रोटॉन देगा, और बेस के रूप में भी काम कर रहा है मतलब प्रोटॉन लेगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? प्रोटॉन दिया और प्रोटॉन लिया, तो दिस अमाइनो एसिड इज बिहेविंग एज मतलब इट इज फंक्शनिंग एज बोथ एन एसिड एंड अ बेस। वो प्रोटॉन दे भी रहा है, प्रोटॉन ले भी रहा है। ऐसा अमीनो एसिड जो दोनों के रूप में काम कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। अभी इसमें अब आप बोलोगे सर ऐसा कब और क्यों? तो देखो पीएच सबको पता है, तो अमाइनो एसिड का भी जो बिहेवियर, अभी मत लिखना, मैं लिखाऊंगा ये पॉइंट, अभी आपको सिर्फ यहां तक लिख देना, ये मैं टिक कराऊंगा। सिर्फ आपको बेसिक यूनिट है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स लिखना है और जनरल स्ट्रक्चर, रुक जाना, बाकी अभी ये लिखाऊंगा। कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा नहीं है ना, अपने मूड पे तो डिपेंडेंट है नहीं कि आज मेरा मन किया मैं एसिड के रूप में काम करूं, आज मेरा मन किया मैं बेस के रूप में काम करूं, आज मेरा मन किया दोनों के रूप में काम करूं। नहीं, किस पे निर्भर करता है? पीएच। डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड जिस मीडियम में है, आपके शरीर में जहां कहीं भी है, ब्लड में है, लिम्फ में है, सेल के अंदर है, तो उसको किस तरह का वातावरण मिल रहा है, और एक ऐसा पर्टिकुलर पीएच, एक पीएच की वो वैल्यू जिस पर अमाइनो एसिड किसके रूप में काम करता हो? ज्विटर आयन के रूप में काम करता हो, ऐसे पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पीआई कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये एक ऐसा पीएच है जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, एक अमाइनो एसिड एक्स, ये अमाइनो एसिड pH 3 पर किसके रूप में काम कर रहा है? ज्विटर आयन के रूप में। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 हो गया ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH at which an amino acid is behaving as a ज्विटर आयन। ऐसा नहीं है कि हर अमाइनो एसिड हमेशा ही ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा, नहीं। एक अमाइनो एसिड को ज्विटर आयन के रूप में काम करवाना चाहते हो तो उसको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, और जिस पीएच पर वो ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो ये लिखा तो मैं दूंगा आपको, ये लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन में आपको बाद में देखेंगे। हाँ लिख लो पॉइंट्स। आपने जनरल स्ट्रक्चर लिख लिया? लिख लेंगे। एन अमाइनो एसिड an amino acid contains both an acidic, an amino acid contains both an acidic मतलब ब्रैकेट में COOH as well as a basic group, basic के ब्रैकेट में NH2। amino acid contains both an acidic मतलब ब्रैकेट में COOH and a basic ब्रैकेट में NH2 group, that is it can behave as both a proton donor
that is it can behave as both a proton donor and a proton acceptor. Such molecules are called amphoteric compounds. यार ये क्या कर रखा है? कील ऊपर थी, वैसे यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं, बट आप दोनों ऐसे झगड़ लिए पैरों से. हाँ, such molecules are called amphoteric molecules. ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट ज्विटर आयन. Zwitter ion, an amino acid which behaves as both an acid as well as a base. Amino acid which behaves as both an acid as well as a base. इसका मतलब ज्विटर आयन पे नेट चार्ज क्या हुआ? एक प्लस एक माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0. ब्रैकेट में आप लिख लेंगे नेट चार्ज ऑन ज्विटर आयन इज 0. नेट चार्ज ऑन ज्विटर आयन इज 0. और ये बना लो आप स्ट्रक्चर ज्विटर आयन का. ठीक है, और फाइनली एक पॉइंट लिख लेंगे पीआई या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. पी छोटा आई बड़ा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. इट इज दैट पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, इट इज दैट पीएच at which an amino acid behaves as Zwitter ion. It is that pH at which an amino acid behaves as a Zwitter ion. ठीक है, अब इसकी हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा है. आज अपन ने सिर्फ देखा है कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, आइसोलेट्रिक पॉइंट क्या होता है और ज्विटर आयन क्या होता है. अब इसकी एप्लीकेशन, ये आइसोलेट्रिक पॉइंट चेंज होने पर क्या होता है, ज्विटर आयन पर चार्जेस चेंज होने से क्या होता है, वो एप्लीकेशन हम लोग कल देखेंगे. ठीक है, अब आपकी क्लास है क्या आ गया खत्म? बस. कितने बजे से होती है? सुबह 9 बजे से 9 से 10, 10:15 से 11:15. अच्छा अच्छा ऐसा सेकेंड क्लास. अच्छा फिजिक्स के लिए. अच्छा, और फिर 11:40 से 12:40. अब जाके खाना खाओगे. कितने लोग हैं हॉस्टल वाले? क्या बना होगा आज? चलो भाई बढ़िया, कल कंटिन्यू करेंगे.